नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कारगरेबा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा, तवांग के यांगत्से इलाके में भारत और चीन की सेना के बीच हुए झड़प के बाद हालात अब पूरी तरह सामान्य। सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख ने कहा, नॉर्दर्न फ्रंटियर से सटे सीमाई इलाकों में स्थिति भारतीय सेना के नियंत्रण में। राष्ट्रीय 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में मना रहा है विजय दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अर्पित किया पुष्प चक्र। कहा, भारतीय सेना के साहस, वीरता और बलिदान को नमन। ईटानगर के दोन्यी पोलो स्कूल फॉर हियरिंग एंड विजुअल इंपेयर में पैरा खिलाड़ियों के लिए हुआ कोचिंग कैंप का आयोजन। चेन्नई में होने जा रही सीनियर, जूनियर और सब जूनियर पैरा नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियों के तहत दिव्यांग खिलाड़ियों को दिया गया है प्रशिक्षण। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 9 दिसंबर को तवांग के यांगत्से इलाके में भारत और चीन की सेना के बीच हुए झड़प के बाद हालात अब पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि यह 1962 का जमाना नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय 16,000 फुट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यांगत्से में सेना की कमान मेजर रैंक के अधिकारी के पास होती थी, लेकिन मोदी सरकार में अब यांगत्से जैसे संवेदनशील इलाके में पूरी बटालियन तैनात है। जो अभी 9 तारीख में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, चाइनीज लोग ने आके हमारा जो यांगत्से सेक्टर और यांगत्से सेक्टर का एमएलए मैं हूं यहां पे। अभी यांगत्से सेक्टर का जो एमएलए है यहाँ मुंबई में आके बैठा है, तो मीडिया का क्या टेंशन है? अभी मीडिया लोग दौड़ रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है। एमएलए यहाँ पे बैठा हुआ है आराम से यहाँ पे। इसमें ही तो बात समझ में आना है कि सिचुएशन नॉर्मल है वहां पे। तो वहां पे इसलिए मैंने कहा हमारा स्टेटमेंट में कि अभी 1962 का जमाना नहीं रहा, अभी 2022 नरेंद्र मोदी जी का जमाना है भाई। और यांगत्से सेक्टर में पहले जब कांग्रेस का जब शासन होता था, उसमें उस सेक्टर में केवल एक मेजर रैंक का ऑफिसर और उनके साथ में 60-70 जवान, उतना ही बैठता था उस वक्त में। रोड नहीं था वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बहुत दूर से ही वो लोग पैदल चढ़ना पड़ता है पहाड़ में। और यांगत्से सेक्टर जो है फीट में अगर हम लोग काउंट करें तो इट इज 16,000 फीट, 16,000 फीट के लगभग में है यांगत्से सेक्टर, बहुत ऊंचा पहाड़ में है। तो अभी देखिए मोदी साहब के सरकार आने के बाद, बीजेपी का सरकार आने के बाद तुरंत जितने भी जो फॉरवर्ड एरियाज में जो पोस्ट, इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पोस्ट जहां है, तुरंत वहां पे एक पूरा फुल फ्लेजेड बैटेलियन, कमांडिंग ऑफिसर, फुल कर्नल, उसको वहां पे बैठा के पूरे उसका अंदर में लगभग 1,000 फोर्स जो होता है, सब लोग 16,000 फीट में तैनात है। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा कि नॉर्दर्न फ्रंटियर से सटे सीमाई इलाकों में स्थिति सामान्य है और हालात पूरी तरह भारतीय सेना के नियंत्रण में है। तवांग में चीन की सेना के साथ हुई झड़प के मुद्दे पर लेफ्टिनेंट जनरल कलिता ने कहा कि चीन के अतिक्रमण का पुरजोर तरीके से विरोध किया गया, जिसके कारण थोड़ी शारीरिक हिंसा हुई, लेकिन हालात अब काबू में कर लिया गया। The PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces. The border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. You all are aware that all across the northern borders there are differing perception of the lines of actual control. And there are 8 recognized disputed areas where the lines of the differing perceptions are acknowledged by both sides. So in one of those areas where there is a differing perception of the LAC, the PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces
on ground, which led to some amount of physical violence. But I am happy to say that it was contained at the local level, and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place. Though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides, I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. But the local commanders were able to resolve the issue by carrying out negotiations and resorting to the existing protocols. And that was followed by a flag meeting at the delegation level at Bumla, wherein the issue has been resolved further. Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित किया। भारतीय सेना का आभार व्यक्त करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने एक संदेश में कहा कि राष्ट्र आज भारतीय सेना के अनुकरणीय साहस, वीरता और बलिदान को नमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1971 का युद्ध क्रूरता पर मानवता की विजय का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश को सेनाओं पर गर्व है। राष्ट्र 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में आज विजय दिवस मना रहा है। 1971 के भारत पाक युद्ध में प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के बलिदान का स्मरण किया जा रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने हार के बाद ढाका में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना के समक्ष 93,000 सैनिकों के साथ बिना शर्त समर्पण कर दिया था। इस युद्ध के अंत से स्वतंत्रता बांग्लादेश का उदय हुआ। देखिए एक खास पेशकश। At 4 p.m. on the 16th of December 1971, Lieutenant General A.A.K. Niazi signed the instrument of surrender and placed himself and his troops under the command of Lieutenant General J.S. Arora, GOC in C Eastern Command, who also held command of the Bangladesh forces. The IAF carried out attacks on Pakistani operational airfields at Chanderi, Sialkot, Sargoda, Murid, Mianwali, Basroor, Risalpur, Jessore and Dhaka. The Indian Navy achieved complete supremacy of the sea. The enemy's sea lines of communication from West Pakistan to Bangladesh were completely cut off. The more we gained, the greater the lies the Pakistan war machine told. The Indian armed forces brought the dictators to their knees and the Bengalis to freedom. A new nation is born, Bangladesh, for which new chapters of heroism and bravery were written by the Indian Armed Forces. ईटानगर के दोंजी पोलो स्कूल फॉर हियरिंग एंड विजुअली इम्पेयर्ड में आज पैरा खिलाड़ियों के लिए कोचिंग कैंप का आयोजन किया गया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में होने जा रही सीनियर, जूनियर और सब जूनियर पैरा नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियों के तहत कोचिंग कैंप में दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया गया। पहले कैंप में कुल 30 एथलीट को चयन किया गया। इनमें सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले को दूसरे कैंप के लिए चुना जाएगा। राज्य सरकार के सजगता विभाग के सहयोग से पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल ने इस कैंप का आयोजन किया। अब मैं आपको ये भी बता चुका है तो पिछला साल में आज तक हमारा स्टेट में पैरा ओलंपिक स्पोर्ट में लोगों को कराया है, लेकिन रियल स्पोर्ट पर्सन को किसी इंकरेजमेंट नहीं मिला। रियल
एनजीओ जो कैसे काम करना है वो चीज को आज तक नहीं बताया। तो हम भी जब बाहर स्टेट में जब गया, जब अलग स्टेट में राजस्थान, गुजरात, जब दिल्ली जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बाकी स्टेट में पैरा ओलंपिक स्पोर्ट में कितना आगे बढ़ गया है। और अब मेरा स्टेट में आगे देखता है कि मेरा स्टेट में कितना पैरा ओलंपिक स्पोर्ट आगे है। तो उस चीज को देख के मैं बाहर स्टेट में जिस तरह से बाहर दुनिया में किस तरह से स्पोर्ट को आगे ले जा रहा है, अपना एक बदल में कुछ कमियां होकर भी अपना आप को किसी और अपना मोटिवेशन करता है। समाज में बहुत सारा हम लोग को देखता है कि ये उसको हम लोग रेस करना देना। तावांग के लुंगला सर्किट हाउस में आज इंटर स्कूल गैंगलोमा चैंटिंग प्रतियोगिता का सफल समापन हुआ। डाकपांग कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन देवा और कार्मिक एवं आध्यात्मिक मामलों के विभाग के सहयोग से आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में जिले के 7 स्कूलों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान देवा ने लुंगला क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में तावांग के जिला उपायुक्त KN दामो, 190 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर NM बेंडिगरी, लुंगला के ADC तासी दोंडुप सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। चीन से तनाव के बीच भारत ने गुरुवार को परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल पूरी सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अग्नि मिसाइल सीरीज में यह नवीनतम रात्रि परीक्षण गुरुवार की शाम उड़ीसा की APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि इस दौरान मिसाइल की नई तकनीक और उपकरणों की सक्षमता की परख की गई। This clearly indicates that India has attained an all-weather capability as far as the Agni 5 missile is concerned. The missile that is tested today was of a lighter version, thereby you can extend its range. It had better and improved avionics and advanced technologies. This should be increasingly worrisome for China. This missile can cover whole of China, both in terms of counter value target and counter force target, which means you can hit at cities like Beijing and Shanghai, and you can also hit its forces in the South China Sea and East China Sea. And with extended ranges possibly you could extend its capability to hit any target in the Asia Pacific region. This is worrisome for China, and China sent its spy ship to personally check on its various capabilities. अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव पद्मनी सिंगला ने गुरुवार को सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग का दौरा किया। श्रीमती सिंगला ने इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल कमांडर प्रवीण कुमार पोला के साथ स्कूल के निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन, एकेडमिक भवन तथा छात्रावास भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और साथ ही स्कूल के लाइब्रेरी, प्री फैब्रिकेटेड छात्रावास, MI रूम, कैडेट मेस तथा अन्य भवनों को भी देखा। शिक्षा सचिव ने स्कूल के कैडेटों से भी संवाद किया। उन्होंने स्कूल के विकास के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। 3% people in the world write their goals, and their chances of success are many times more than the people who don't write. Life is also a game. You need to have a goal post. You need to see where you are going, and then but we are not get ourselves attached to that. We may achieve that, we may not achieve that, or we may achieve far better than that, we may achieve less than that, but at least we know the direction we are moving in. So that is more important. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का दौरा किया। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 साल से भी पुरानी संस्था BSE दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्टॉक एक्सचेंज में शामिल है। उन्होंने कहा कि BSE के साथ मिलकर जल्द ही अरुणाचल प्रदेश के बिजनेस कम्युनिटी और युवाओं के फाइनेंशियल लिटरेसी के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक देश के 14 करोड़ परिवार मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का परिचायक है। आज नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने देश की सप्लाई चेन को बाधित करने वाले विषयों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने भारतीय उद्योग से ऐसी रणनीति बनाने का आग्रह किया जिसमें पश्चिमी देशों की मंदी की आशंकाओं के बीच विकसित देश भारत को उत्पादन का केंद्र बनाए। The developed world, I would think it is also the best time for you to work out strategies for drawing those manufacturers
from there to India, even as they're headquartered there, it might be useful for them to think of sourcing many things from here and producing from here, at least for markets which are in this part of the globe. There are voices suggesting that India should not be focusing on manufacturing, but it should focus only on services. I'm sorry, no. We should be focusing on manufacturing. We should be focusing on newer areas of services, no doubt. The service sector, particularly the IT-driven service sector, has already made a big impact to the extent today 60% of our GDP is being contributed by them or more. But it is necessary for us to strengthen our manufacturing. केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज राज्यसभा में बताया कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL का फाइबर नेटवर्क BSNL को सौंप दिया गया है और एकीकृत नेटवर्क के तहत हर महीने औसतन 1 लाख घरों को इस नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि BBNL के पास 6.5 लाख किलोमीटर फाइबर नेटवर्क था, जबकि BSNL के पास 8.5 लाख किलोमीटर फाइबर का नेटवर्क था। दोनों के विलय के बाद 15 लाख किलोमीटर लंबा एकीकृत नेटवर्क बन गया है। BSNL अपने आप में करीब 8.5 लाख किलोमीटर का फाइबर नेटवर्क मेंटेन करती है। BBNL ने करीब 6.5 लाख किलोमीटर का नेटवर्क बनाया। 6.5 और 8.5 करीब 15 लाख किलोमीटर का एक यूनिफाइड नेटवर्क देश को मिल सके, उसी कारण से इंस्टेड ऑफ हैविंग एन एसेट मोनेटाइजेशन इस पूरे के पूरे नेटवर्क को BSNL को दिया गया है। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। इस स्टेप से जो बेनिफिट हुआ, मैंने पहले भी बताया कि अब 1 लाख से ज़्यादा कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को मिल रहे हैं। अब धीरे धीरे जिस तरह से ये डेवलप हुआ है, जितने ज़्यादा लोग अब इससे जुड़ते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली सर इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और ख़ास अगर आप गुजरात की बात पूछें तो गुजरात प्रोबेबली पूरे देश भर में पहला स्टेट है जहाँ पे हर एक गाँव तक ऑलरेडी फाइबर पहुँच चुका है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।